काली और गोरी बहू का ससुराल में पहला रक्षाबंधन। सरिता के 2 बेटे थे, मोहन और किशन। बड़ा बेटा मोहन बहुत सुंदर पढ़ा लिखा था और उसकी शादी आकांक्षा से हुई थी। वहीं छोटा बेटा मानसिक रूप से बीमार था, जो कि 10 साल के बच्चे की तरह हरकतें करता था। सरिता को उसकी बहुत टेंशन थी। फिर पंडित उसे एक गरीब काली रंगत पारुल नाम की लड़की के बारे में बताता है, जिसका सिर्फ इस दुनिया में भाई था। सरिता उसके घर जाकर अपने बेटे की मानसिक स्थिति को छुपाकर पंकज से पागल बेटे और उसकी बहन का रिश्ता मांगती है। देखिए, आपकी बहन बहुत खुश रहेगी। काली होने के बावजूद भी आपकी इकलौती बहन को स्वीकार कर रही हूँ, वरना कोई और वो भी नहीं करता। शुक्र मनाइए, मैं उसे किसी चीज की कमी भी नहीं होने दूंगी। उसकी खुशियों के आगे कुछ जरूरी नहीं है मेरे लिए। मुझे करना ही होगा, थोड़ा सा कर्जा उठा लूंगा। हाँ ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है। चलो अच्छा है, मेरे बेटे की जिंदगी सुधर जाएगी। अब बस मुझे ये बात छुपानी होगी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। नमस्कार। ये तोहफे और मिठाई आपके लिए हैं। सरिता अपने घर चली जाती है और बेटे किशन को लॉलीपॉप देकर कहती है, जो कि बच्चों की तरह हरकतें करता है, खिलौनों से खेलता है। ये मामा देखो, वो खिलौना कैसे चल रहा है, अपने आप ताली भी बजाता है। किशन बेटा, मैं तुझे जो बोलते जा रही हूँ ध्यान से सुन। ये लॉलीपॉप खाते खाते सुन। तू शादी वाली गेम खेलता है ना, गुड़िया गुड्डे की शादी करता है। ऐसे में तेरी भी एक लड़की से शादी कराऊंगी। तुझे शैतानी नहीं करनी है, सब लोग आएंगे, समझा? ठीक है मामा। माँ ये गलत है, आपने उन्हें बताया नहीं। ये कैसे मैनेज करेगा शादी को? हाँ माँ जी, एक बार शादी हो जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले हफ्ते ही किशन की पारुल से शादी हो जाती है। वो बीच बीच में हरकतें करता है, पर सरिता उसे समझा देती है। अपने पति को पूरी शादी में एक खिलौने के साथ खेलता हुआ देख पारुल को अजीब लगता है, पर शादी हो जाती है और सरिता उसका गृह प्रवेश भी कर देती है। अब से तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें मेरे बेटे और घर की जिम्मेदारियों का खास ख्याल रखना है। जरा सी भी चूक नहीं सहूंगी मैं। किशन बेटा, पारुल को अपना कमरा दिखा दो। जी माँ जी। ठीक है मामा। ये आओ पारुल, अब तो तुम मेरी दोस्त हो। हम घर घर खेलते हैं, मेरे पास बहुत खिलौने हैं। किशन उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसे अपने खिलौने दिखाता है। फिर पारुल किशन से कहती है, ये बच्चों की तरह क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब ये ठीक नहीं है। सबने मुझसे ये बात छुपाई और भैया को भी नहीं पता। उनको पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? मुझे छुपाना होगा। किशन, आप कोई काम नहीं करते जिससे पैसे कमाओ? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। मोहन भैया ड्यूटी पर जाते हैं, ढेर सारे पैसे लाते हैं, मुझे चॉकलेट खिलाते हैं। लो तुम भी खा लो ये चॉकलेट। जी, अब खा लीजिए। जैसे तैसे रात बीत जाती है। अगले दिन खाना बनाते समय पारुल जेठानी आकांक्षा से कहती है, जेठानी जी, क्या किशन जी की तबीयत खराब है और मुझे ये बात बताई नहीं किसी ने? हाँ आकांक्षा, माँ जी ने मना किया था तुम्हें बताने से। शुक्र मनाओ तुम जैसी काली लड़की को इतना अमीर ससुराल मिल गया। नसीब में वो भी नहीं होता। क्या हुआ अगर मेरे देवर जी थोड़ी सी पागल है? आकांक्षा बहू, खबरदार जो मेरे बेटे को दोबारा पागल कहा तो। और पारुल बहू, तुम कान खोलकर सुन लो, ये बात तुम्हारे भाई तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ लेना। मेरी कल की बात याद है ना? जी माँ जी। सास की बात सुन पारुल को बहुत बड़ा धक्का लगता है, लेकिन अब उसे इस घर की जिम्मेदारी संभालनी थी। उसने धीरे धीरे किशन को संभाल लिया, उससे दोस्ती करी, उसे वक्त पर खाना खिलाती थी, बच्चों की तरह उसके साथ खेलती थी। वहीं सास और जेठानी पारुल पर जुल्म भी करती थी, उससे घर का सारा काम करवाते थे। फिर देखते देखते रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है, जहाँ जेठानी और देवरानी के भाई आते हैं। आकांक्षा का भाई बहुत महंगे महंगे तोहफे लाता है, उसे चांदी की राखी बंधवाता है और चला जाता है। पंकज वहीं पुराने कपड़ों में आता है, उससे राखी बंधवाता है। उसी दौरान पंकज को किशन का सच पता चल जाता है, पर पारुल उसे समझा देती है। फिर पंकज सभी को तोहफे देता है। माताजी ये लीजिए, मैं आपके लिए कुछ कपड़े लेकर आया था। ओहो, कितने पुराने मैले से कपड़े लग रहे हैं, ओल्ड जमाने के। हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ले जाइए इसे। वही तो माँ जी, ये हमारा क्लास नहीं है, फिर भी गरीब लोगों को हमारा स्टेटस कैसे पता होगा? अच्छा बहन, मैं चलता हूँ यहाँ से। आंखों में आंसू लिए पंकज वहाँ से उल्टे पांव आ जाता है।
कुछ दिन बाद शॉर्ट सर्किट के कारण अमीर ससुराल में भयंकर आग लग जाती है, जिसमें उनका सब कुछ तहस नहस हो गया था और घर के लोग बाहर आ गए थे। हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अब हम कहाँ रहेंगे? लाखों के पैसे डूब गए, हम सड़क पर आ गए। मेरा बड़ा बेटा भी यहाँ पर नहीं है। आकांक्षा बहू, अपने मायके लेके चल। ठीक है माँ जी, मैं भैया को कॉल कर देती हूँ। आकांक्षा अपने भाई रॉकी को कॉल करती है तो वो शरण देने से मना कर देता है। ऐसे में पारुल कहती है, माँ जी भटकने से अच्छा है आप सब मेरे घर चलिए। हाँ, थोड़ा छोटा घर है पर छत तो मिल जाएगी। ठीक है, अब वहीं चलो, अब और कोई चारा भी नहीं है। सरिता अपने बड़े बेटे को ये सारी घटना बता देती है तो वो पैसों का इंतजाम करता है। इतने में पारुल उन्हें अपने घर लेकर आ जाती है, जहाँ पंकज जमीन पर बिस्तर बिछाकर उन्हें बिठा देता है। माताजी, आकांक्षा बहन, अगर मेरे घर में रहने में कोई तकलीफ हो तो मुझे क्षमा करना। बाकी मैं जितना जुटा पाऊंगा आपके लिए करूंगा। फिलहाल आप बैठ जाइए, मैं खाना ले आता हूँ। पंकज भैया, देखिए ना क्या हो गया। धैर्य रख मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। फिर पंकज और पारुल मिलकर दाल भात बना लेते हैं, जिसे खाकर सब सो जाते हैं। सोने में जेठानी और सास को मच्छरों से भिड़ना पड़ता है पर सो जाते हैं। अगले दिन आकांक्षा कहती है, पंकज भैया, क्या हमें कपड़े मिल सकते हैं? हमारे पास वो भी नहीं है, कुछ इंतजाम हो जाता तो। चिंता मत कीजिए, मैं लेकर आता हूँ कुछ। पारुल, ये कुछ पैसे हैं, तू अपने पुराने कपड़े पहन लेना। जब तक माँ जी और आकांक्षा बहन के लिए 4-5 साड़ी लेकर आ जा, सस्ती वाली। ठीक है भैया। फिर पारुल अपने भाई के कहने पर सास और जेठानी के लिए सस्ती साड़ी ले आती है, जिन्हें वो पहनना नहीं चाहती थी लेकिन पहन लेती हैं। एक हफ्ता बीत जाता है। पंकज हर तरीके से अपने मेहमानों का ख्याल रखने की कोशिश करता है और एक शाम उनके पास कम खाना होता है। वो दोनों जेठानी और सास को खिला देते हैं, मगर भाई बहन खुद भूखे रहते हैं। भैया, आपने कुछ भी नहीं खाया, ये लीजिए, मैं बाहर पेड़ पर से अमरूद तोड़कर लाई हूँ। आपको थोड़ा खाना बचा लेना चाहिए था। बहन, तूने अतिथि देवो भव सुना है? उनकी मौजूदगी में मैं कोई चूक नहीं कर सकता। और अपना पेट कैसे भर लूं अगर उनका पेट भूखा रह गया तो? और वो तेरे ससुराल वाले हैं, मुझे 2 दिन भी खाना नसीब नहीं होगा तो चलेगा। ये सुनकर सास और जेठानी को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो कहते हैं, बेटा, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया और खुद भूखे रह गए, मुझे माफ कर दो। मैंने रक्षाबंधन पर तुम्हारा बहुत अपमान किया था, पर तुम ही हमारे काम आए। माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ भी बहुत ज्यादती की, फिर भी तूने मेरे बेटे को संभाला है। हाँ पंकज भैया, पारुल, मुझे भी माफ कर दीजिए, नजर भी नहीं मिला पा रही हूँ आपसे अब। अरे नहीं माताजी, आकांक्षा बहन, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अपनों से कैसी शिकायत, जो हो गया उसे भूल जाइए। हाँ माँ जी। इस तरह सास और जेठानी को रिश्तों और गरीबी का मोल समझ आ जाता है। वहीं दूसरी ओर बड़ा बेटा मोहन अपने एक प्लॉट को बेचकर घर खरीद लेता है, जहां वो सब पहले की तरह रहते हैं। और अगले रक्षाबंधन आने पर आकांक्षा और सरिता पंकज का बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। रक्षाबंधन का दिन था। ऐसे में मोना और सोनम के पति अपनी बहन के घर राखी बंधवाने के लिए जा रहे थे। मोना, मैं छोटी के घर जा रहा हूँ। ठीक है। मोना का पति अपने छोटे भाई यानी सोनम के पति को भी लेकर अपनी बहन के घर चला गया। अब भैया भी बस आते ही होंगे, जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। सोनम जल्दी जल्दी से घर के कामों को निपटा रही थी कि तभी मोना उसके पास आई। ये आज मेरी काली देवरानी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से कामों को क्यों अंजाम दे रही है? कुछ नहीं जेठानी जी, बस आज रक्षाबंधन है ना, इसलिए। अच्छा, तो क्या तुम्हारा भाई भी यहाँ आने वाला है? जी। मोना को जैसे ही पता चला कि सोनम का भाई भी उसके ससुराल आने वाला है तो वो बिना बात के ही चिढ़ गई, क्योंकि सोनम एक गरीब घराने की लड़की थी और मोना एक बहुत ही अमीर परिवार से थी। इसलिए मोना हमेशा सोनम से जली हुई रहती थी। क्या हुआ जेठानी जी? कुछ नहीं। मोना ऐसे बोलकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद मोना का छोटा भाई विराट राखी बंधवाने बहन के ससुराल आ गया। कहाँ हो दीदी? आ रही हूँ, आजा यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। मोना अपने भाई की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करने लगी। अभी बस मोना जूस ला ही रही थी कि तभी सोनम का बड़ा भाई तुषार भी अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। तुषार बेचारा गरीब घर से था, इसलिए अपनी बहन के अमीर ससुराल आते हुए उसको थोड़ी सी झिझक हो रही थी। अरे बहना, लगता है भैया आ गए। सोनम तुषार की आवाज सुनकर किचन से झांकने लगी। वो बस अपने भाई के पास आ ही रही थी कि तभी वहां पर खड़ी मोना सोनम से बोल पड़ी।
अरे सोनम, देखना, शायद मैंने मेरे कमरे की खिड़की खुली छोड़ दी। तुम जाकर उसे बंद कराओ। और हाँ, बारिश का मौसम हो रहा है तो छत से कपड़े भी ले आना। सोनम अपनी जेठानी के आगे कुछ नहीं बोली और वो अपने भाई को देखती हुई मोना के काम निपटाने जाने लगी। भैया आप बैठो, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। सोनम चली गई। बेचारा भाई दोनों अमीर भाई बहन को देख रहा था, लेकिन उसे बैठने के लिए किसी ने नहीं बोला। और फिर तुषार भी वहीं मोना के भाई के साइड में जाकर सोफे पर बैठने लगा। कहाँ भाई साहब? कुछ नहीं, मैं तो बस, ये सोफा है और जानते हो उसके ऊपर बस अमीर लोग ही बैठते हैं। मेरी साइड में बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम यहाँ बैठो, नीचे जमीन पर, यही तुम्हारी असली जगह है। मोना अपने भाई को सोनम के भाई से ऐसा व्यवहार करते हुए देखकर बहुत खुश हुई। तुषार विराट की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा और जमीन पर मुस्कुराते हुए बैठ गया। भाई हम तो बचपन से ही गरीबी देखते हुए आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह मेरा जमीन पर बैठना मेरे लिए शर्म की बात है? नहीं। अरे जरा तुम खुद को देखो, तुम्हारी नजर झुकते हुए मुझ पर आ रही है, जबकि मैं तुम्हें सर उठाकर देख रहा हूं। तुषार की बातें सुनकर दोनों भाई बहन जल गए। बहुत मुंह चल रहा है तेरा, रुक तुझे बताता हूं। विराट ने पानी से भरा गिलास तुषार के ऊपर उड़ेल दिया। इसी बीच सोनम भी वहां आ गई। भैया, सोनम भागते हुए अपने भाई के पास गई। आप ऐसे जमीन पर क्यों बैठे हुए हो? और तुमने मेरे भैया के ऊपर पानी क्यों उछाला? अच्छा, मेरे भाई से तू ऊंची आवाज में बात करेगी? काली माई, अपनी औकात देखकर बात किया कर। सोनम को अपने भाई के बारे में ऐसी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले कि वो मोना को कुछ बोलती, तुषार ने सोनम को चुप करा दिया। कर लो, बड़ी आई मेरे भाई से जबान लड़ाने वाली। मोना ऐसे बोलती हुई आरती की थाली, राखी और मिठाई लेकर आ गई। आजा भाई। मोना ने खूब अच्छे से अपने भाई को राखी बांधी। सोनम भी बस अपने भाई को राखी बांधने के लिए तैयारी कर रही थी कि तभी मोना उससे बोल पड़ी। सोनम, अभी तुम राखी जरा बाद में बांध लेना। किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो पहले तुम उन्हें साफ कर दो। जेठानी जी, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे अभी बहुत टाइम है। वैसे भी तुम्हारे निठल्ले गरीब भाई को कौन सी जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है? कुछ बोला आपने? नहीं तो तुम बर्तन साफ करो और हाँ, उसके बाद ना झाड़ू भी लगा देना। ऐसे गंदगी में राखी बांधना तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। मोना सोनम को काम पे काम बताए जा रही थी। बेचारे तुषार को इंतजार करते हुए शाम हो चली थी, लेकिन सोनम के काम ही नहीं निपट रहे थे। जहाँ ज्यादातर भाइयों के हाथ में राखी बंध गई थी, वहीं बेचारे तुषार की कलाई अभी भी खाली थी। लेकिन आखिरकार, भैया आओ, अब आप अपनी राखी बंधवाओ। सोनम अपने भाई के पास आरती की थाली लेकर जाने लगी कि तभी मोना हाथ में चाय का कप लेकर आई और जानबूझकर सोनम की साड़ी पर उसे उड़ेल दिया। ओह सॉरी। चाय गर्म तो नहीं थी ना? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ भैया, आइए आप राखी बंधवाइए। अरे ऐसे कैसे? जाओ सोनम, पहले साड़ी को बदल आओ। तुषार समझ गया कि मोना आज उसे राखी बांधने नहीं देगी, इसलिए तुषार बोल पड़ा। बहन तू चिंता ना कर, तेरे भाई के साथ तेरी दुआएं तो है ना, तो तेरा भाई सुरक्षित ही है। मुझे नहीं लगता कि आज तुझे राखी बांधने का समय भी मिल पाएगा, और वैसे भी अब तो शाम हो चली है, मैं घर जा रहा हूं। भैया, तुषार ने अपनी बहन को मुस्कुराकर देखा और वो वहां से चला गया। मोनम को यह देखकर थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसके घमंड ने उस भावना को दबा दिया। बेचारी सोनम यूं ही आरती की थाली लिए खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे भैया के हाथ में राखी भी ना बंध सकी। सोनम ऐसा बोलकर रोने लगी। उसे देखकर मोना को उसके किए का एहसास हुआ और उसे अपनी बोली हुई एक बात याद आ गई। बेटा, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ये मैंने क्या कर दिया? मोना अपने किए पर बहुत पछता रही थी। उसने बिना 1 मिनट गंवाए अपने भाई को फोन मिलाया और उससे सोनम के भाई को लाने को बोला। दीदी, ये तो क्या बोल रही है? जितना बोला है उतना कर। मोना के भाई को उसकी बात माननी पड़ी और वो तुषार को लेने कार से उसके गांव पहुंच गया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर लाने लगा। सिर्फ अपनी बहन के कहने पर तुझे ले जा रहा हूं, वरना तेरी हैसियत इतनी नहीं है कि तू मेरे साथ यहाँ गाड़ी में बैठे। तुषार बस शांति से बैठा हुआ विराट की बातें सुन रहा था। विराट पूरे रास्ते उसे ऐसे ही अनाप शनाप बकता हुआ अपनी बहन के ससुराल ले आया। अपने भाई को देखकर सोनम खुश हो गई। भैया, तू रो मत, जल्दी से राखी बांध दे। सोनम खुशी से अपने भाई की आरती उतारने लगी। तब विराट अपनी बहन से बोला, बहन, इस गरीब को तूने क्यों मेरी गाड़ी में बुलवाया? हाँ, अब मेरी गाड़ी को तू ही साफ करवा के देना, मेरी सारी कार गंदी कर दी। विराट ऐसे बोल ही रहा था कि तभी मोना ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। चुप कर, जरा सोच, अगर उनकी ही जगह तू होता तो ये दिन भाई बहन का है। अगर मैं तुझे राखी ना बांध पाती तो तुझे कैसा लगता?
अपनी बहन की बातें सुनकर विराट को भी एहसास हुआ और उसने तुषार से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं, ये दिन बार बार नहीं आता। आओ सभी मिलकर रक्षाबंधन मनाते हैं। फिर क्या था, रक्षाबंधन के दिन दोनों परिवारों के दिलों का मैल खत्म हो गया। मोना ने भी सोनम से माफी मांगी और सभी ने खुशी खुशी रक्षाबंधन मनाया।